हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप हैं फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज से हम एक नया सीरीज़ शुरू करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 9th के लिए। तो ये जो कंप्लीट सीरीज़ बनेगा, इस पूरे सीरीज़ में 9 से 10 या 8 से 9 लेक्चर्स आने वाले हैं, जो पूरा एनसीईआरटी कवर होगा इसमें। और कंप्लीट जो ओलंपियाड का सिलेबस है और जो भी एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन एनटीएससी का भी सिलेबस हम कवर करेंगे। एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन अलग से जो एग्जामिनेशंस होते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे, एनसीईआरटी छोड़ करके, मतलब स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस को छोड़ करके, वो सारे एग्जामिनेशन के लिए भी हम यहाँ पे टॉपिक कवर करेंगे। और साथ ही साथ हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को, स्कूल लेवल एग्जामिनेशन को भी टारगेट करेंगे। तो देखो, आज फर्स्ट लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं यूएलजी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और उसका सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो बहुत टाइम से आप लोगों का डिमांड आ रहा था ग्रेविटेशन चैप्टर शुरू करने के लिए। हालांकि अभी मैं यहाँ पे जो चैप्टर करा रहा हूँ दैट इज़ लाइट फ्रो क्लास 9th के लिए मैं यहाँ पे लाइट चैप्टर कंप्लीट करा रहा हूँ। मैंने सोचा था लाइट चैप्टर एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद मैं इस चैप्टर को शुरू करूँगा, बट क्योंकि बहुत लोगों का बहुत टाइम से डिमांड है दैट ग्रेविटेशन स्टार्ट किया जाए, तो ठीक है, ग्रेविटेशन भी शुरू करते हैं। और बिफोर स्टार्टिंग दिस ग्रेविटेशन मैं आपको बता दूं, हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया है क्लास 9th के लिए, जिसमें से पहला चैप्टर है मोशन और दूसरा चैप्टर है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। ये पूरा का पूरा जो 9th क्लास का चैप्टर अब तक जो चल रहा है वो सब न्यूटोनियन फिजिक्स का चैप्टर है। ठीक है, जैसे न्यूटन के टाइम पे जो फिजिक्स अप्लाई होते थे या न्यूटन के टाइम पे जो फिजिक्स यूज़ किया जाता था, वो सारा फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था मोशन काइनेमेटिक्स, दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा था, दूसरा लेक्चर में पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन, जिसे हम कहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बेसिकली देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। और आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा न्यूटन का 4th लॉ भी है। तो प्लीज़ क्लास में बने रहें और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। ठीक है, सो माय नेम इज़ रज़ा अहमद, जैसे मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। और अगर लेक्चर सेशन पसंद आए तो सारे फ्रेंड्स से अपने शेयर करो और इस प्लेलिस्ट को, इस वीडियो को, इस चैनल को आगे ग्रो करो, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस लेक्चर में, इस चैनल में मैं आपको एनसीईआरटी का सारा टॉपिक्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैं आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैं आने वाले टाइम में मैं आपको एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी कराऊंगा सारे, और आने वाले टाइम में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ एनटीएससी ओलंपियाड के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराने का सोच रहा हूँ। तो अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअली अपने चैनल पर काम कर रहा हूँ। मुझे किसी भी बड़े यूट्यूबर या बड़े प्लेटफॉर्म का सपोर्ट नहीं है। मेरा जो भी सपोर्ट है आप लोग हो, तो मेरे मुझे सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। चलिए शुरू करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 9th। तो यूएलजी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आज हम पूरे चैप्टर में, पूरे टॉपिक में, आज पूरे सेशन में करने वाले हैं। तो यूएलजी क्या है? यूएलजी समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है दैट ये ग्रेविटेशन होता क्या है, कहाँ से आया, कितना टाइम लगा, कितना मेहनत लगा और कितने लोगों का ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। आपने अक्सर अपने स्कूल में सुना होगा, जो टीचर्स आपको अक्सर बताते हैं कि न्यूटन बैठे थे एक पेड़ के नीचे, उनके ऊपर एक सेब गिरा, उसके बाद ये ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मुलेशन हुआ। ये सब वाहियात बातें हैं, इन सारे बातों पे आपको बिलीव नहीं करना है। आप खुद से सोच कर देखो, इतना बड़ा लॉ यूनिवर्स का, ग्रेविटेशन, एक छोटे से सेब के गिरने की वजह से बना होगा क्या? ये सब बेकार की बातें, मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। बहुत ज़्यादा इसमें टकराव है कि ये बात सही है या नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस है। तो मैं अपने तरीके से आपको समझाऊंगा यहाँ पे। और मैं पर्सनली इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि एक सेब के गिरने की वजह से न्यूटन का ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो इतना बड़ा सिद्धांत है न्यूटन का, ये फॉर्मुलेट में आया है। तो मैं उन टीचर्स से भी एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी बच्चों को ऐसा कुछ ना पढ़ाएं जहाँ पे आप कंफर्म ना हो कि ऐसा कुछ सही है या नहीं। बच्चे गलत कॉन्सेप्ट आगे लेकर जाते हैं और वही बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। जो सही आप वो पढ़ाएं, जो आपको पता है वो पढ़ाएं, जो आप कहीं सुनाई बातें जो आप सुनते हैं या फिर आपने कहीं से सुना है, आपको किसी ने बताया है या आपके टीचर्स ने बताया है, तो वो सारी बातें आप बच्चे को ना बताएं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, हुआ क्या, सबसे पहले गैलीलियो आए। ठीक है, गैलीलियो ने, पहले लोग ये मानते थे कि हमारा जो यूनिवर्स है, कंप्लीट यूनिवर्स, अर्थ उसका सेंटर है। मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है यूएलजी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगा क्या कहानियाँ थी नहीं थी, आप ये सब कुछ आप इंटरनेट पे सर्च करके खुद से पढ़ सकते हो। आप उतना होशियार हो ही, आप उतने ज़्यादा होशियार तो हो ही। तो हुआ ये कि पहले टाइम में, आज से करीब
आज से करीब बोला जाए तो हम बात कर रहे हैं बहुत पहले, 150 साल या सॉरी 150 नहीं, 1500 साल या उससे पहले की बात हम कर रहे हैं। न्यूटन से पहले की टाइम की बात कर रहे हैं, गैलीलियो की टाइम की बात कर रहे हैं हम। तो उस टाइम ऐसा था कि यूनिवर्स का सेंटर, हमारे यूनिवर्स का सेंटर को माना गया कि लोग कहते थे कि अर्थ यूनिवर्स के सेंटर पे है, ठीक है। गैलीलियो आए, गैलीलियो ने बताया कि ऐसा नहीं है, अर्थ इज़ नॉट द सेंटर ऑफ आवर यूनिवर्स, सन इज़ द सेंटर ऑफ आवर यूनिवर्स। हमारे ब्रह्मांड में सूर्य बीच में है, लेकिन लोग ऐसा नहीं मानते थे। जब गैलीलियो ने ये बात कहा तो उस टाइम के लोग बहुत ही ज़्यादा सुपरस्टिशियस थे, वो बहुत ज़्यादा धार्मिक होते थे उस टाइम के लोग, और वो लोग ज़्यादा अपने धार्मिक बिलीव्स को मेंटेन रखना चाहते थे, उनकी हिफाजत उसका हिफाजत करना चाहते थे, मतलब प्रोटेक्ट करना चाहते थे अपने धार्मिक बिलीव्स को। तो उस टाइम के लोगों ने गैलीलियो को कैद कर लिया, ठीक है। जो भी धार्मिक गुरु वगैरह होते हैं, तो मैं एग्जैक्ट स्टोरी आपको नहीं बता रहा हूँ, हाँ हालांकि ऐसा ही कुछ हुआ था। गैलीलियो को पकड़ लिया, कैद में डाल दिया, जेल कर दिया। बहुत टाइम तक गैलीलियो जेल में रहे। फिर बहुत टाइम के बाद जब ये बात लोगों ने माना फाइनली, उसके बाद केपलर आए। केपलर ने अपने प्लैनेटरी मोशन दिया। देयर आर 3 प्लैनेटरी मोशंस, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस। केपलर ने 3 सिद्धांत दिए, 3 लॉ दिए, जिनसे ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाता है कि क्या था नहीं था, ठीक है। उसके बाद केपलर के बाद टाइको ब्रहे आए। टाइको ब्रहे के बाद फिर न्यूटन आए। तो देखो ये जो एडवांसमेंट हो रहा है, ये जो डिस्कवरीज हो रही है, ये सिर्फ एक एप्पल के गिरने की वजह से नहीं हो रहा है। अभी तक तो न्यूटन आए ही नहीं है, टाइको ब्रहे तक हम आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो हुआ ये कि इन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, अपना पूरा का पूरा लाइफ, ये जो मेहनत है ग्रेविटेशन लॉ के पीछे, ये करीब 400-500 सालों का मेहनत है। सेंचुरीज गुजर जाती हैं एक लॉ को बनाने में। ऐसा नहीं कि एक एप्पल गिरा और पूरा का पूरा ला करके लॉ यहाँ पर लिख दिया न्यूटन ने, ऐसा नहीं है। प्लीज़ गिव सम क्रेडिट टू दोज साइंटिस्ट, दोज फिजिसिस्ट जिन्होंने ग्रेविटेशन को हम तक पहुँचाया है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक सेब के गिरने से, एक एप्पल के गिरने से, कहीं पे बैठे हुए थे, एक एप्पल गिरा और उसके बाद लॉ बन गया। अरे ये क्या बात हो गई। अभी अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ, मैं बैठे बैठे यहाँ लॉ बना दूंगा क्या? ऐसा नहीं होता है। एक लॉ को बनाने में लोगों की ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं, 400, 500, 300, 400 साल, सेंचुरीज गुजर जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ था। हाँ, न्यूटन वाज फॉर्चुनेट इनफ कि उन तक ये लॉ आया। उन्होंने हर एक साइंटिस्ट को, हर एक फिजिसिस्ट को स्टडी किया, हर एक फिजिसिस्ट का अप्रोच देखा, उनका डिस्कवरीज पढ़ा। उनके डिस्कवरीज को पढ़ने के बाद उन्होंने कुछ अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। सारे एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद न्यूटन ने फाइनली यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, जिसे हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट थे, या फिर हम कह सकते हैं न्यूटन बहुत ज़्यादा लकी थे कि उनके नाम पे ये लॉ पड़ा। बट इसके पीछे कंट्रीब्यूशन सभी का है। अब न्यूटन इतने बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े फिजिसिस्ट उस टाइम के, न्यूटन का बात कौन नहीं मानेगा। जो न्यूटन कह देते थे वो होता था। अगर न्यूटन ने कह दिया कि सूरज इधर से निकल रहा है तो लोग मान लेते थे हाँ सूरज ऐसा निकल रहा है, क्योंकि वो बहुत बड़े, अरे जो बुक्स लिखा है ना न्यूटन ने, पढ़ कर देखो उनका बुक्स। जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन मैंने आपको पढ़ाया, मैंने उस लेक्चर में आपसे पूछा भी था कि ये जो हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन, इसका रियल लिटरेचर, रियल वर्ड, रियल सेंटेंस कहाँ मिलेगा आपको, किस बुक में मिलेगा, न्यूटन ने कौन सा बुक लिखा था। तो किसी ने आंसर किया था प्रिंसिपिया, उनका आंसर बिल्कुल सही था। तो न्यूटन वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि उन तक ये लॉ आया और उन्होंने उस लॉ को अपने नाम पे दिया। बट इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ है। लोगों ने अपनी ज़िंदगियां बिता दी इस लॉ को बनाने में। हम ये नहीं कहेंगे, कभी नहीं। मैं अपने स्टूडेंट से, जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उनसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ऐसा ना कहें कि आप एक सेब के गिरने से ये लॉ बना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है। मुझे भी नहीं पता ये बात सही है नहीं है, और ज़्यादातर मुझे तो यही लगता है ये बात गलत है। मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, बच्चों को जो इंटरेस्ट लाने के लिए इस टॉपिक में बच्चों को बताया जाता है, बस वही है। अब आप क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप रियल फिजिक्स पढ़ रहे हो, न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो आप रियल फील आपको आना चाहिए फिजिक्स क्या है, ठीक है। मजाक नहीं होना चाहिए फिजिक्स के साथ। और फिजिक्स के जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी फिजिसिस्ट हैं, उनके साथ, उनको हर एक फिजिसिस्ट को यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हमें देना चाहिए, रेस्पेक्ट देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये। तो न्यूटन ने क्या कहा सुनो। न्यूटन ने कहा कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास मास होगा, हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं। न्यूटन ने कहा कि जो भी ऑब्जेक्ट्स जिनके पास मास है
वो ऑब्जेक्ट एक फोर्स लगाता है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके पास मास है, और वो फोर्स का फॉर्मूला उन्होंने दिया F इज इक्वल टू जी m1 m2 r स्क्वेयर। ये है, ये फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स दैट हैज़ मास, जो मास जिस ऑब्जेक्ट के पास मास है, अगर एक ऑब्जेक्ट है m1 जिसका मास है m1, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2, इन दोनों के बीच में जो फोर्स आएगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे जी m1 m2 r स्क्वेयर से, एंड दिस इज न्यूटन्स फोर्थ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, न्यूटन ने 4 लॉज दिए, जिनमें से 3 लॉज को तो हम बहुत ही फेमस जानते हैं, तीन बहुत फेमस लॉज हैं। लॉज ऑफ मोशन कहते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो फोर्थ लॉ जो न्यूटन ने दिया, ये लॉ ऑफ मोशन तो नहीं था, बट ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ज़रूर था, जिसे हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए अब लेक्चर शुरू हो गया, पेन कॉपी निकाल लो, नोट्स बनाओ और प्रॉपरली लेक्चर को कंप्लीट करो। इस लेक्चर के खत्म होने पे, इस टॉपिक के खत्म होने पे मैं आपको कुछ 3 से 4 सवाल कराने वाला हूँ आज, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उठाएंगे, और उसमें से कुछ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ओलंपियाड और टीएमएच से क्वेश्चंस करेंगे। तो नोट्स बनाते चलो। तो फर्स्ट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसे हम ULG कहते हैं, या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एंड दिस इज न्यूटन्स फोर्थ लॉ। लॉ ऑफ मोशन नहीं है ये, किसी टीचर को भी ये जाकर नहीं मत कहना न्यूटन का 4 लॉ ऑफ मोशन था, 3 ही लॉ ऑफ मोशन था, एक लॉ ग्रेविटेशन पे दिया था जिसे हम कहते हैं फोर्थ लॉ। दिस फोर्थ लॉ वाज बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, न्यूटन्स फोर्थ लॉ। नाउ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, सुनो। अकॉर्डिंग टू दिस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स is directly proportional to m1 m2 is directly proportional to the product of the masses of those 2 objects and inversely proportional to the square of the distance between them. न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है that force between any 2 objects of mass m1 and m2 is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. दोनों किस डिस्टेंस से सेपरेट किया जा रहा है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझो यहाँ पे, let this be an object of mass m1 and let this be another object of mass m2, और इन दोनों मासेस के सेंटर से डिस्टेंस है r। दोनों मासेस का सेंटर से डिस्टेंस है r। ठीक है, सेंटर से लेना है, जो भी डिस्टेंस हम लेंगे इस मास के सेंटर से लेंगे और इस मास के सेंटर से लेंगे r, और ये दोनों मासेस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये मास इसको अट्रैक्ट करेगा और ये मास इसको अट्रैक्ट करेगा। सबसे पहले इसे देख लेते हैं, ये मास इसे अट्रैक्ट कर रहा है तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये हो जाएगा फोर्स ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में मैंने आपको बताया था, ये इस तरह से थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन और रिएक्शन पेयर वाला केस। ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑन सेकेंड F2, फोर्स ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट किसके कारण लग रहा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के कारण लग रहा है। सो फोर्स ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट। उसी तरह ये ऑब्जेक्ट भी पलट करके इस पर एक फोर्स लगाएगा, सो ये फोर्स लगेगा फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेकेंड ऑब्जेक्ट। सो ये देखो, दीज फोर्सेज आर एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मतलब ये सेंट्रल फोर्स हो गया। जो भी पॉइंट मैं यहाँ पे बताता जा रहा हूँ, एक एक पॉइंट को लिखते चले जाओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ द 2 मासेस के अलोंग ये फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये सेंट्रल फोर्स हो गया। सेंट्रल फोर्स एक टॉपिक है, कंप्लीट टॉपिक है। जब आप ग्रेजुएशन मास्टर्स करोगे फिजिक्स लेकर के, तो एक कंप्लीट टॉपिक होता है सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सेंट्रल फोर्सेस किसे कहते हैं, जब सेंटर्स के अलोंग फोर्स लाई करे, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स के अलोंग फोर्स एक्ट करे, उसे कहेंगे सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है, अब ये देखो, ये F12 और ये F21, क्या दोनों इक्वल फोर्सेस होगा? यस, जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना ही ये इस पर लगाएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दैट मीन्स एक्शन एंड रिएक्शन पेयर है यहाँ पे,
टू इक्वल फोर्सेस, सेम नेचर का फोर्सेस एंड अपोजिट फोर्सेस, ठीक है। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया। मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स लगा रहा है F12 अगर हम निकालें तो G, ठीक है, अगर हम निकालें, अगर देखो यहाँ पे अगर तुम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करोगे, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, नाउ लेट अस कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऊपर में m1 m2 और नीचे में है आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इस कांस्टेंट को हटाना है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं फिजिक्स में, ये चेंज हो जाता है इक्वल टू में और साथ ही साथ एक कांस्टेंट आ जाता है। इस कांस्टेंट को इस केस में हम कहते हैं जी, ये है कांस्टेंट जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी। इसके प्लेस पे आ गया m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, जब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करते हैं तो ऊपर आता है m1 m2 और नीचे आता है आर स्क्वायर, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसे हमें हटाना है। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम कन्वर्ट करेंगे इक्वल टू में और साथ ही साथ एक कांस्टेंट दे देंगे। इसके प्लेस पे हम ये दोनों लिखेंगे इक्वल टू एंड जी, दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी को कहा गया यूनिवर्सल, यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो ये कांस्टेंट रहेगा, कहीं पे भी रखा हो ये कांस्टेंट रहेगा, किसी मीडियम में रखा हो ये कांस्टेंट रहेगा, किसी मटेरियल का बना हो ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये वैल्यू फिक्स्ड है दो ऑब्जेक्ट्स के लिए, ये वैल्यू कभी चेंज नहीं करता, कांस्टेंट वैल्यू। इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये जो यूनिट देख रहे हो ना, इस यूनिट को हम डिराइव भी करेंगे किस तरह ये आया है। तो g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। बोलो समझ आया? यही है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, मासलेस ऑब्जेक्ट पे ये काम नहीं करेगा, एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object in the universe attract every other object with a force which is directly proportional to the product of the masses of the two objects and inversely proportional to the square of the distance between these two objects। distance दोनों के सेंटर से लेना है। Now अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें ये रिलेशन मिलेगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और ये इक्वेशन डिराइव करने में, ये इक्वेशन तक आने में सदियाँ बीत गई, ठीक है। साइंटिस्ट फिजिसिस्ट ने अपनी ज़िंदगियाँ लगा दी, अपनी 400-500 साल लगा दिया ये इक्वेशन बनाने में, एक सेब के गिरने से नहीं हो सकता। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ फैक्ट्स समझ लेते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो वैल्यूज़, जो टर्म्स हैं वो सब हम समझ लेते हैं। थोड़ा इतना कॉपी कर लो पहले, फिर आगे करते हैं। स्टेटमेंट मैं इसके बाद आपको लिख कर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप स्टेटमेंट भी कॉपी कर लेना, फिर कुछ फैक्ट्स देखेंगे इस लॉ के ऊपर। स्टेटमेंट कॉपी करो। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद इससे पहले जो इक्वेशंस लिखाया गया था उस इक्वेशन को नीचे लिख लेना और प्रूफ कर देना। स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बातों को किन किन बातों को आपको ध्यान देना है। अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स, ठीक है, विद अ फोर्स। यहाँ पे सुनो, यहाँ स्टेटमेंट में ये नहीं लिखा गया अट्रैक्ट्स और रिपेल, है ना। अट्रैक्ट्स और रिपेल तो नहीं लिखा है, सिर्फ अट्रैक्ट्स लिखा है। मतलब ये कि ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसे हम कहते हैं F, जो F है, जो ये फॉर्मूला लिख रहे हैं ना हम, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, इस फॉर्मूले के अंदर ये फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा। दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। Fg लिख दो, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। Fg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्सेस बहुत तरह के होते हैं, हमने पढ़ा है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। द फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स इज
electromagnetic force, second fundamental force is gravitational force, third fundamental force is weak nuclear force, and fourth fundamental force is strong nuclear force. So there are four fundamental forces: gravitational force, electromagnetic force, weak nuclear forces and strong nuclear forces. So gravitational force is one of the fundamental forces and this force is always attractive. हमेशा एक attractive force होता है। ये दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव नहीं हो सकता, हमेशा अट्रैक्टिव होगा। दैट मीन्स ये जो Fg है दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव। second fact related to gravitational force. The second fact is this gravitational force is a central force. This is a central force meaning कि ये जो फोर्स है ये दो ऑब्जेक्ट्स के सेंटर के अलोंग एक्ट करता है। अगर दो ऑब्जेक्ट्स हम बनाएं, एक ऑब्जेक्ट ये और एक ऑब्जेक्ट ये, इस ऑब्जेक्ट का मास m1, इसका m2, तो फोर्स जो एक्ट करेगा लाइन जॉइनिंग द टू ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करेगा। इसे कहते हैं सेंट्रल फोर्सेस। याद करो सेंट्रल फोर्सेस में मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ाया था ना। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में या दो मासेस के बीच में जो फोर्स होगा उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो वहाँ पे चार्जेस के केस में भी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक सेंट्रल फोर्स था, एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। इसी तरह यहाँ पे एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू मासेस इफ दिस इज मास m1 एंड दिस इज मास m2। ये भी एक सेंट्रल फोर्स है। क्लियर? नेक्स्ट फैक्ट पहला तो हो गया इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, दूसरा हो गया इट इज ऑलवेज इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू मासेस, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल फोर्स। एंड द थर्ड थिंग इज दिस फोर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तुम चाहे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स स्पेस में जाकर निकाल रहे हो या अर्थ पे आकर निकाल रहे हो या पानी में डालकर निकाल रहे हो या तेल में डालकर निकाल रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। सो इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम पे ये डिपेंड नहीं करता। क्यों डिपेंड नहीं करता? क्योंकि जी का वैल्यू मीडियम के चेंज होने से चेंज नहीं होता। जी का वैल्यू सब के लिए फिक्स्ड है, सब के लिए सेम एक ही वैल्यू होता है। जी का वैल्यू दैट इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये वैल्यू फिक्स्ड है फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, जी का वैल्यू फिक्स्ड रहेगा। तो फिक्स्ड है इसीलिए ये जो फोर्स होता है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। तुम कोई भी मीडियम ले सकते हो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। मान लो इस ऑब्जेक्ट को तुम एयर में रख रहे हो, जो फोर्स आया, मान लो फोर्स आया 6 न्यूटन। इतना ज़्यादा फोर्स नहीं आता यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स का, बहुत कम फोर्स आता है। एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ये जो फोर्स है हम स्पेस पे निकाल रहे हैं तो 6 न्यूटन आता है। अब इसको ले जा करके दूसरे मीडियम में डाल दो, पानी में डाल दो, तब भी 6 न्यूटन होगा। दोनों को उठाओ और तेल में डाल दो, तब भी 6 न्यूटन आएगा। फोर्स चेंज नहीं होगा बिकॉज ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट जो फोर्स है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है और इक्वल, मैग्नीट्यूड फोर्स का इक्वल होता है और अपोजिट होता है। ये हो गया आपका 1 2 3 फोर्थ पॉइंट। ये मैंने शायद आपको बताया था। अगर ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट इसे अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, फोर्स ड्यू टू 1 लिख सकते हैं, फोर्स ड्यू टू 1 ऑन टू फोर्स, एक सेकेंड, force on 2 due to 1 and this is force on 1 due to 2। देखो these forces are equal and opposite। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकेंड पॉइंट, ये हो गया थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट इज F12। फोर्स ऑन द फर्स्ट ड्यू टू 2 इज फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1। देखो अपोजिट इन नेचर, मैग्नीट्यूड सेम बट अपोजिट इन नेचर। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है, न्यूटन्स NLM कर दे रहे हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का थर्ड लॉ। ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ लॉ, सी दिस इज वैलिड फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, वैलिड फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। अब ज़रा समझो इसका मतलब क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। पॉइंट ऑब्जेक्ट, देखो ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि छोटी छोटी चीज़ों को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट विथ रिलेटिव टू समथिंग। सपोज
ये अर्थ है और ये सन है, अर्थ और सन। अर्थ पॉइंट ऑब्जेक्ट तो है नहीं, अर्थ इतना बड़ा सा कैसे बोलोगे तुम उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट, अर्थ तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है नहीं। उसी तरह सूरज बहुत बड़ा है ना, उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे कहेंगे। तो दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस बहुत बढ़ा दिया जाए, मान लो तुम सूरज पे हो, ठीक है, और तुम अर्थ को देख रहे हो, तो अर्थ तुम्हारे लिए छोटा सा दिखेगा अगर दोनों का डिस्टेंस बहुत है। जैसे हम यहाँ पर हैं, हमारे लिए सूरज क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट हुआ ना, हमें सूरज बहुत छोटा सा दिखता है, ज़्यादा बड़ा तो दिखता नहीं है। और उसी तरह अगर सूरज पे जा पाओ तो सूरज पे जाकर जब तुम अर्थ को देखोगे तो अर्थ भी तो तुम्हें छोटा सा दिखेगा, चींटी बराबर। तो वो हुआ ना पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि आप उससे रिलेट करके देखो किस तरह है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का ये मतलब होता है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब छोटा छोटा ऑब्जेक्ट नहीं, रिलेटिव टू समथिंग। अगर हम डिस्टेंस बहुत बढ़ा दे दो ऑब्जेक्ट के बीच में तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो वो मतलब है, दिस इज वैलिड फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। हम हेवनली बॉडीज़ पे ज़्यादा लगाएंगे ये चीज़, ठीक है। अब क्योंकि हालांकि ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट पे वैलिड है, बट हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसके एप्लीकेशंस देखने वाले हैं, हम दो चलता हुआ ऑब्जेक्ट्स, जो अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट्स है, जो चलता हुआ ऑब्जेक्ट्स है, हम उस पर भी लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एप्लीकेशन समझना है। तो हम एक 60 kg का ऑब्जेक्ट, 40 kg का ऑब्जेक्ट, इसी के आसपास का वैल्यूज़ लगाएंगे। अब देखना 60 kg, ये वैल्यू देखो 10⁻⁻11 है, 10⁻⁻11 फोर्स जो आएगा वो 10⁻⁻11 के टर्म में आएगा। अब यहाँ पे तुम 60 kg 40 kg रख दोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा इस वैल्यू में। ये तो बहुत छोटा वैल्यू 10⁻⁻11, तो 60 kg 40 kg या फिर बढ़ा दो मास बढ़ा दो 200 kg। इसके सामने 200 kg का क्या मतलब है, कुछ नहीं। तो हम एप्लीकेशन को समझने के लिए जनरली सारे ऑब्जेक्ट्स पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको समझना है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए ये अच्छे से लग सकता है फॉर्मूला और अच्छे से फोर्स निकल सकता है। जैसे इस तरह सोचो कि ये जो फोर्स है ये तो ऑलवेज वैलिड है, ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हर ऑब्जेक्ट पे लगता है। यूनिवर्स में जो भी दो ऑब्जेक्ट है हमेशा ये फोर्स लगेगा, चाहे वो कहीं पे भी हो, किसी डायरेक्शन में भी हो, किसी डिस्टेंस में भी हो। तो जैसे हम हैं और मान लो इस रूम में कोई और एक मेरा स्टूडेंट है, मेरे और उसके बीच में तो भी तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। जैसे ये मार्कर और ये मार्कर, इसके ऊपर भी कुछ मास, इसके ऊपर भी कुछ मास, इनको इस तरह से सेपरेट करके रखा गया, तो इन दोनों के बीच में भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, बिल्कुल होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। देखो क्या बोलता है ये स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। जो भी एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स है दूसरे ऑब्जेक्ट को हमेशा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकल कर आएगा बहुत कम होगा। ये ऐसा नहीं कि जाकर चिपक जाएगा अट्रैक्ट करेगा, तो नहीं होगा ये, क्योंकि इसका मास और इसका मास इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। अब ये 10⁻⁻11 का फैक्टर है, ये बहुत छोटा बहुत छोटा वैल्यू है, ये बहुत छोटा वैल्यू। अब उसके सामने ये 10 ग्राम और 5 ग्राम का मार्कर तुम रखोगे तो फोर्स क्या बहुत बड़ा आ जाएगा? नहीं। दिस इज सिग्निफिकेंट इन केस ऑफ हैवी बॉडीज़, मतलब प्लैनेट्स, बड़े बड़े प्लैनेट्स, बड़े बड़े माउंटेन्स पे तुम लगाओगे तो उसका मास बहुत ज़्यादा होगा। मास ऑफ अर्थ क्या है? 6 × 10⁻11 kg लगभग ये है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स में तुम लगाओगे तो सिग्निफिकेंट वैल्यू तुम्हें मिलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल समझो, सन, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। ये घूम क्यों रहा है? क्यों घूम रहा है? अगर सन को हटा दें हम अपने सोलर सिस्टम से तो अर्थ चारों तरफ घूमेगा? नहीं घूमेगा। क्यों? क्योंकि जो सन है ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर। सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉपिक मैंने आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ाया है, चैप्टर मोशन में। आप जाकर देख लेना वो, अगर आपको सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट नहीं है तो। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो सन है बीच में, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, हमारा सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम, ये सन, ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो ये चारों तरफ चक्कर लगाएगा, ठीक है, लगा रहा है चक्कर। सन हटा देते हैं हम, सन हटाएंगे तो क्या ये चारों तरफ चक्कर लगाएगा? अब नहीं लगाएगा, सीधा चला जाएगा। एक स्टोन को बांधो धागा से और गोल गोल घुमाओ। इस तरह जब गोल गोल तुम घुमाओगे तो ये गोल गोल किसके कारण घूम रहा है? ये स्ट्रिंग जो यहाँ से बंधा हुआ है इसके कारण। अगर स्ट्रिंग टूटता है तो स्टोन कहीं भी चला जाएगा, किसी दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। मतलब जो चीज़ इस अर्थ को बांधे हुए है इसको गोल गोल घुमाने के लिए, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दिस सन एंड दिस अर्थ और सन के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इसे बांधे हुए है। ये सन नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है इस अर्थ को, तभी ये अर्थ गोल गोल घूमता है। सूरज और अर्थ का एग्जाम्पल तो समझ गए। अब इस तरह समझो, हमारे पास हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट है मून, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, मून और अर्थ, इस अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है ना। अगर हम अर्थ को हटा दें तो क्या मून गोल घूमेगा? नहीं घूमेगा। क्यों? ये मून जिसके कारण ये चारों तरफ घूम रहा है, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दिस मून एंड द अर्थ। अर्थ प्रोवाइड्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स,
सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण ये मून चारों तरफ घूम पाता है। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। जिस तरह समझाया जा रहा है उस तरह समझो। हम जब खड़े हैं अर्थ के ऊपर, तो हम क्यों अर्थ के ऊपर खड़े हैं? हम जब ऊपर उठते हैं तो ऊपर क्यों नहीं चले जाते हैं? अर्थ पे हम क्यों वापस आ जाते हैं? बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशन। अर्थ और ऑब्जेक्ट, हम एक ऑब्जेक्ट हो गए, अर्थ भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। इसीलिए हम ऊपर नहीं, यहाँ ये भी बात क्वेश्चन आती होगी तुम्हारे मन में कि ऑब्जेक्ट भी तो अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है, जैसे ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो ये भी तो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो अर्थ को भी तो हमारी तरफ मूव करना चाहिए था, बट फिर भी अर्थ हमारी तरफ मूव क्यों नहीं करता? हम ही क्यों अर्थ की तरफ मूव करते हैं? तो इन सब का आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। अभी आगे बढ़ते हैं इसको। तो आपको क्या क्या बातें याद रखनी है? पहली बात तो ये कि ये जो फोर्स है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ठीक है, हमेशा अट्रैक्टिव होगा, कभी रिपल्सिव नहीं होगा। मतलब ये कि दो ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा, रिपल्शन नहीं होगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है। सेकेंड है कि ये दोनों फोर्सेस एक्ट्स अलॉन्ग द लाइन जोइंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स और टू मासेस, इसीलिए इसे हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। थर्ड इज ये जो फोर्स है ये मीडियम पे इंडिपेंडेंट है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, और किस मटेरियल से दो ऑब्जेक्ट्स बना है उस पर डिपेंड नहीं करता। मैं हूँ और अर्थ है, अर्थ किसी और चीज़ से बना है, मैं किसी और चीज़ से बना हूँ, तो दोनों के बीच में जो फोर्स है वो हमेशा, अगर डिस्टेंस और मासेस बराबर रखा जाए, डिस्टेंस और सेपरेशन बराबर रखा जाए, तो फोर्स हमेशा सेम रहेगा। अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस और मास बराबर रहेगा, देखो जो फोर्स होता है वो सिर्फ मास पे और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। ये जो फोर्स है ये दो ऑब्जेक्ट्स के मासेस पे डिपेंड करेगा, मास चेंज करोगे तो फोर्स चेंज करेगा, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन चेंज करोगे तो चेंज करेगा। मास बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा। इनवर्स रिलेशन इसका, इन दोनों का। अच्छा, इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। मतलब क्या? डिस्टेंस बढ़ाने पे फोर्स घटेगा और डिस्टेंस कम करने पे फोर्स बढ़ेगा। इमेजिन करो एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये, दोनों इस सेपरेशन पे, इन दोनों के बीच में इन दोनों के सेंटर के बीच पे ये डिस्टेंस है 2 मीटर, तो फोर्स अभी ज़्यादा होगा, ये इसे ले जाकर हम 100 मीटर कर दें तब ज़्यादा होगा। फोर्स 2 मीटर पे ज़्यादा होगा, तो जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स कम होगा। इसे ही कहते हैं इनवर्स रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस। अगर इसका ग्राफ एग्जाम में पूछे कि इनवर्स स्क्वायर लॉ ये फॉलो करता है, एफ और आर के बीच में ग्राफ बनाकर दिखाइए, ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में ग्राफ क्या होगा, नेचर ऑफ द ग्राफ क्या होगा? तो ग्राफ होता है इस तरह से, ठीक है, ये होता है इस तरह से। इसको कभी आर एक्सिस पे, इस नीचे वाले लाइन पे टच मत करना, और इसको कभी इस वाले लाइन पे टच मत कराना, ठीक है। कभी भी ये फोर्स जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ फोर्स होगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जितना दूर जाएगा फोर्स उतना कम होता जाएगा, लेकिन कम होकर के जीरो कभी नहीं होगा। कुछ ना कुछ फोर्स हमेशा रहेगा, चाहे वो 0.0000 भी क्यों ना हो, लेकिन वो फोर्स कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। मतलब इन्फिनिटी तक ये जाता है फोर्स। तो ये होगा इसका इन्वर्स रिलेशन। देखो जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, यहाँ से डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाएंगे फोर्स ड्रॉप होता जाएगा, घटता जाएगा। डिस्टेंस बढ़ाओ, डिस्टेंस सबसे कम, देखो यहाँ पे जब दो ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल नज़दीक में रहेगा तो फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, है ना। जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, तो फोर्स घटते 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 बहुत कम हो जाएगा। तो ये है ग्राफ ऑफ एफ वर्सेस आर। इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। अच्छा, इन्वर्स स्क्वायर लॉ और कौन कौन सा फॉलो करता है? इसी तरह का सेम इक्वेशन, सेम फॉर्मूला हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ रहे थे। दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जी के प्लेस आ जाता है के, m1 के प्लेस आ जाता है q1, m2 के प्लेस पे आ जाता है q2। जब हम दो चार्जेस के कारण फोर्सेस पढ़ रहे थे तो ये था, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये था कि नहीं? ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये है ग्रेविटी। दोनों एक ही तरह का फोर्स है, फ़र्क बस इतना है कि ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये मीडियम पे डिपेंड करता है। के का वैल्यू, यहाँ पे के का वैल्यू मीडियम चेंज करने से वैल्यू चेंज होता जाता है। इसे कहते हैं के कांस्टेंट, या फिर इसे तुम परमिटिविटी भी बोल सकते हो। जब तुम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो 12th क्लास में पढ़ोगे तो डिटेल में समझ आएगा। ऐसे मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, थोड़ा बहुत जाकर आप समझ सकते हो। और यहाँ पे ये जी का वैल्यू है, ये वैल्यू किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है ना। इसीलिए ये जो फोर्स है ये मीडियम पे चेंज करने पे चेंज नहीं होता, बट ये जो फोर्स है ये मीडियम के चेंज करने पे चेंज कर जाता है। बाकी सब कुछ सेम है दोनों में, ठीक है। पहला अट्रैक्टिव। अच्छा, ये एक चीज़ और यहाँ पे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स
हर केस में अट्रैक्टिव होता है, हर केस में, लेकिन ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव। दो बातें हैं जो आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव पॉजिटिव रखेंगे रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रखेंगे रिपेल करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव रखेंगे तो अट्रैक्ट करेगा। लाइक चार्जेस के केस में फोर्सेस रिपल्सिव होगा, अनलाइक चार्जेस के केस में फोर्सेस अट्रैक्टिव होगा, लेकिन यहाँ पे तुम हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स देखना। और दूसरा चीज़ कि ये मीडियम चेंज करने से फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, यहाँ मीडियम चेंज करने से फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, दोनों के बीच में एफ और आर का ग्राफ इस तरह से बनेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। अच्छा, और क्या बातें हैं, सेंट्रल फोर्सेस, ये भी एक सेंट्रल फोर्स है, ये भी एक सेंट्रल फोर्स है। चार्ज के बीच से सेंटर लेते हैं हम, जो फोर्स होता है वो एक्ट करता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, ये भी और ये भी, दोनों में ये सिमिलैरिटी, ये तो हो गया, ये भी दोनों में सिमिलर है। फोर्स फर्स्ट चार्ज के ऊपर जो सेकंड चार्ज फोर्स लगाएगा वो उतना ही फोर्स होगा जो सेकंड चार्ज फर्स्ट चार्ज के ऊपर लगाएगा, बस दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। अगर अट्रैक्टिव है तो डायरेक्शन अपोजिट होगा, और रिपल्सिव है तो डायरेक्शन तभी डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब यहाँ पे देखो, वैलिड फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, ठीक है। इसको अगर समझना है डिटेल में तो प्लीज़ जा करके आप इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर देख लो, लेक्चर देख लो, वो आपको समझ आ जाएगा। ये तो मैंने डिस्कस कर ही लिया। तो ये सारी बातें हैं आपको याद रखनी। यहाँ पे नीचे एक नोट करके लिख लेना, इट इज़ सिग्निफिकेंट फॉर हैवी ऑब्जेक्ट्स, और यस इट इज़ सिग्निफिकेंट फॉर हैवी ऑब्जेक्ट। सिग्निफिकेंट का मतलब है कि आपको एक सिग्निफिकेंट वैल्यू मिलेगा। आप ऐसे तो एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स, अपने और अपने फ्रेंड के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स अगर तुम देखो तो आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, ना के बराबर होगा। लेकिन जब आप एक प्लैनेट और दूसरे प्लैनेट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स देखोगे तो दैट इज सिग्निफिकेंट, वो होगा। देखो, एक सन और अर्थ और सन के बीच में कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू है तभी अर्थ चारों तरफ घूम रहा है सन के। अगर सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं होता तो अर्थ अपना रास्ते पे रहता, सन अपने रास्ते पे रहता, इस तरह से। तो सिग्निफिकेंट तभी है जब हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिया जाए। हम यहाँ पे क्वेश्चंस छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए भी करेंगे क्योंकि एप्लीकेशन हमें सीखना है, ठीक है। ऐसे ये वैलिड है पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। इतना कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। वन मोर थिंग, एक और बात सुन लो, ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। स्टार्टिंग में फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट लेक्चर फोर्सेज यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे मैंने आपको बताया था, या सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, फ़र्क नहीं पड़ता चाहे ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में हो या कॉन्टैक्ट में ना हो। कॉन्टैक्ट में हो तब भी फोर्स लगेगा, कॉन्टैक्ट में ना हो तब भी फोर्स लगेगा। सो वन मोर थिंग हियर इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दिस इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लो। बताते हैं जी का वैल्यू, जी के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। चलो रब करें। अब आओ जी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। जी क्या है, जी कहाँ से आएगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। जी क्या है, जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब पूरे के पूरे यूनिवर्स में ये वैल्यू कांस्टेंट होता है जी, कैपिटल जी से कहते हैं, कैपिटल जी या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आगे हम स्मॉल जी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, इसीलिए पहले इसको समझ लो। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट फॉर एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। इसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अच्छा, इसका एसआई यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, एसआई यूनिट ऑफ जी। अच्छा, इस पूरे इक्वेशन को अगर हम चेंज करके जी के टर्म्स में लिखें, जी के टर्म्स में लिखे तो ये आ जाएगा, देखो एफ इधर आ जाएगा, एफ आर इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2 इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा m1 इंटू m2 दैट इज इक्वल टू जी। तो जी का ये वैल्यू आया। अब ये जो वैल्यू आया है ये एफ का वैल्यू रखने से, आर का वैल्यू रखने से, m1 और m2 का वैल्यू रखने से ये वैल्यू आया, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब यहाँ देख लेते हैं इसका यूनिट क्या है। एफ का यूनिट न्यूटन, आर का आर स्क्वायर है मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट सबका रखेंगे, डिवाइडेड बाई m1 का kg इंटू m2 का भी kg। तो ये देखो क्या आया,
न्यूटन मीटर स्क्वायर। के जी इंटू के जी स्क्वायर हो जाएगा नीचे, ये के जी स्क्वायर को ऊपर लेके आएंगे तो के जी का पावर -2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे इसका यूनिट बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। सो दिस इज़ द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हर जगह सेम रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, याद रखना है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। कॉपी करो, कॉपी करो जल्दी। हाँ भाई देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन समझिए पहले क्या है या गिवन क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये बड़ा सा हमारी पृथ्वी अर्थ ये है और अर्थ के ऊपर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट 1 kg मास का है। ठीक है, आपको बताना है इस ऑब्जेक्ट और इस अर्थ के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स इज G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही होता है। लगा देते हैं, G का वैल्यू सबको पता है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अर्थ को मान लेते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये अर्थ फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट। मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ सबको पता है, दैट इज 6 इंटू 10⁻24 kgs। ठीक है, इंटू मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट है 1 kg का, ये अर्थ के ऊपर ही रखा हुआ है। ठीक है, 1 kg ऑफ मास, मान लो 1 kg आलू तुम अर्थ के ऊपर रख देते हो और आलू 1 kg आलू के बीच में और अर्थ के बीच में क्या फोर्स होगा वो निकालना है। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कहाँ से लेना है, सेंटर से, सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इसके बीच का सेंटर देखो, इसके बीच का सेंटर क्या रेडियस ऑफ अर्थ होगा, ये तो बहुत छोटा सा डिस्टेंस होगा ना, ये जो डिस्टेंस है ये तो बहुत छोटा सा होगा, इसको तुम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसे नेग्लेक्ट कर दो, इसके कंपैरिजन में ये तो बहुत छोटा वैल्यू होगा, तो सिर्फ और सिर्फ रेडियस ऑफ द अर्थ का वैल्यू ले लो। रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स ये होता है। ये वैल्यू देखो, मास ऑफ अर्थ का वैल्यू और रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू याद रखना, इसका करेंगे स्क्वायर, फोर्स निकाल रहे हैं हम तो यह आएगा न्यूटन्स में। इसको कैलकुलेट करने का देखो सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका है कि 10 वाले पावर को सबको एक साथ रखो और बाकी वैल्यूज़ को एक साथ रखो। जैसे इस वैल्यू को हम राउंड ऑफ करके ले लेते हैं 6.7, ठीक है, और ये वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाई ये 6.4 का स्क्वायर, 6.4 इंटू 6.4। अब ये इंटू 10 वाले वैल्यूज़ को एक साथ रखो, 10⁻11 इंटू 10⁻24 और ये 6 टू द 12 हो जाएगा, ऊपर आएगा तो 10⁻12 आ जाएगा ये वैल्यू न्यूटन। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, जब इस पूरे वैल्यूज़ को कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगा 0.98 आई थिंक, यस 0। इसे कैलकुलेट करके देख लेना, कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, 3 मिनट, यहाँ तुम्हें लग जाएगा 4-5 मिनट, तो इसे कैलकुलेट कर लेना, 0.98 समथिंग वैल्यू आएगा। और यहाँ पे देखो 10⁻11 और 10⁻12, -11 -12 जोड़ दो दोनों को, -23, 10⁻23 और 10⁻24, 10⁻23 इंटू 10⁻24 क्या लगता है, क्या वैल्यू होगा, देखो पावर ऐड कर देंगे, 10⁻23 प्लस 24 आ जाएगा 10⁻1 मतलब 10। दैट मीन्स दिस इज 9.8 और नॉट 9.8, यस 9.8 मतलब Fg का वैल्यू आ गया 9.8 न्यूटन। ये एग्जाम्पल क्वेश्चन था एनसीईआरटी से, इस तरह से फॉर्मूले लगाना है हमें। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हर ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, तो अगर हम अर्थ पे हैं, ये है अर्थ, हम अर्थ पे हैं, ठीक है, और हम ज़ोर से एक छोटा सा बॉल अर्थ के ऊपर उठाएं, अर्थ के ऊपर फेंकें, इस बॉल का मास कुछ भी समझ लो, दिस इज़ मास ऑफ द स्मॉल बॉल और ये मास ऑफ द अर्थ मान लेते हैं me, ठीक है। होगा क्या सबको पता है, एक बॉल ज़ोर से ऊपर फेंको, क्या होगा, बॉल वापस से अर्थ की तरफ आ जाएगा। अगर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सही है और अगर उसका स्टेटमेंट सही है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, मतलब ये बॉल भी तो अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, जिस तरह ये अर्थ बॉल को अट्रैक्ट कर रहा है उसी तरह ये बॉल भी तो अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। मतलब सिर्फ ये रीज़न हम क्यों देते हैं कि हम ये सिर्फ क्यों बोलते हैं दैट बॉल अर्थ की तरफ चला जाएगा नीचे, हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि बॉल यहीं पे रहेगा ऊपर, जहाँ पर ऊपर वहाँ पे बॉल है, अर्थ ऊपर चला गया,
अर्थ को भी तो बॉल अट्रैक्ट करेगा। जब दोनों का फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है, दोनों एक ही फोर्स लगा रहा है, जितना बॉल अर्थ पे फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स अर्थ बॉल पे लगा रहा है, तो हम ये क्यों नहीं कहते कि अर्थ बॉल की तरफ मूव किया, हम ये क्यों कहते हैं कि बॉल नीचे आ जाएगा वापस। तो इसका रीज़न ज़रा समझने की कोशिश करना। देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सॉरी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वी नो दैट एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वी नो दिस। अगर हम यहाँ देखें, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालें तो ये आएगा फोर्स अपॉन मास आएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बाई एम। ठीक है, अब यहाँ से देखो, मास ऑफ अर्थ बड़ा है या मास ऑफ बॉल बड़ा है? मास ऑफ अर्थ ज़्यादा है या मास ऑफ बॉल ज़्यादा है? सबका आंसर है मास ऑफ अर्थ इज़ मच 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 ग्रेटर दैन मास ऑफ द बॉल। हाँ या ना? मास ऑफ अर्थ इज़ मच 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 ग्रेटर देन मास ऑफ द बॉल। मतलब ये हुआ जो एक्सेलरेशन अर्थ प्रोड्यूस करेगा और जो एक्सेलरेशन बॉल प्रोड्यूस करेगा, दोनों एक्सेलरेशन अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, मूवमेंट होगा ना बॉल का या अर्थ का, अगर मूव करेगा अट्रैक्ट करेगा तो मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा तो एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन आएगा एफ बाई एम। एफ इज़ योर ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ जी जो दोनों में बराबर लग रहा है एफ जी। लेकिन यहाँ पे ये देखो कि जो मोशन है सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा मास पे भी डिपेंड कर रहा है। ऑब्जेक्ट का मास क्या है? अब यहाँ से देखो, यहाँ समझो, अगर हम एक्सेलरेशन निकालते हैं इस केस में, एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ, तो क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द अर्थ लिखेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द अर्थ, और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल निकालना है तो क्या निकालेंगे? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉल। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? आगे समझो, जब दोनों केसेस में एक्सेलरेशन अलग अलग, अब एक्सेलरेशन अलग अलग कैसे हो गया? तो देखो ऊपर, मास दोनों का अलग है ना, मास ऑफ अर्थ इज़ मच 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 ग्रेटर देन मास ऑफ द बॉल। तो एक्सेलरेशन जो हम निकाल रहे हैं अर्थ का, एक्सेलरेशन के अर्थ में ये दोनों तो कांस्टेंट है दोनों के केसेस में, बट नीचे जो है मास ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ अर्थ किसका ज़्यादा? अर्थ का ज़्यादा। मास ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा है कि नहीं? तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ये वैल्यू में डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है तो एक्सेलरेशन कम होगा कि नहीं? ये एक्सेलरेशन तो बहुत कम हो जाएगा। डिनोमिनेटर से किसी बड़े वैल्यू को तुम डिवाइड कर दो, किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बहुत बड़ा रख दो तो पूरा का पूरा वैल्यू छोटा हो जाता है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ बहुत कम हो गया। अब मास ऑफ द बॉल, मास ऑफ द बॉल तो बहुत छोटा है अर्थ के कंपैरिजन में। अगर अर्थ और बॉल का मास हम कंपेयर करें तो मास ऑफ द बॉल इज़ वेरी स्मॉल। अब स्मॉल वैल्यू हम डिनोमिनेटर में रख रहे हैं तो पूरा वैल्यू बढ़ गया। दैट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज़ मच 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 ग्रेटर। समझ आ रहा है? डिनोमिनेटर में बड़ा वैल्यू रखोगे पूरा फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर में छोटा वैल्यू रखोगे पूरा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा दिख रहा है? बॉल का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, इसीलिए बॉल मूव करता है। अर्थ का एक्सेलरेशन उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। अर्थ बहुत कम शिफ्ट होता है, इतना कम शिफ्ट होता है कि वो ना के बराबर है, लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज़ वेरी वेरी हाई। दैट मीन्स हम कह सकते हैं फ्रॉम दिस फॉर्मूला दैट एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ इज़ वेरी वेरी लेस देन द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, एंड हेंस वी से दैट सफिशिएंट एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय द बॉल इन कंपैरिजन टू earth, and hence ball seems to move towards the surface of the earth. Hence ball moves but earth does not. बोलो, समझ आया ये टॉपिक? कॉन्सेप्ट समझ आया? इक्वेशन से समझोगे, कॉन्सेप्ट बनाकर समझोगे, सब कुछ समझ आएगा। अगर इसी को लेकर हम एक लैंग्वेज लिख देते लंबा चौड़ा तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, बॉल अर्थ की तरफ क्यों नहीं मूव करता, अर्थ बॉल की तरफ क्यों नहीं मूव करता जब दोनों इक्वल फोर्सेस लगा रहा है? तो देखो इक्वल फोर्स हमने रखा था, लेकिन क्या एक्सेलरेशन सिर्फ फोर्स पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, मास पे भी डिपेंड कर रहा है दोनों के। जितना ज़्यादा मास उतना कम मूवमेंट, मास जितना ज़्यादा उतना कम मूवमेंट। तो ये रीज़न है। कॉपी कर लेंगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये सारा क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये करा देते हैं, उसके बाद कराते हैं आपको ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन। रब कर रहे हैं, ठीक है? ओलंपियाड लेवल में इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर आपने पढ़ा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अगर आपने मेरे लेक्चर से पढ़ा है, तो आपको यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ओलंपियाड लेवल का, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था। देख लेंगे क्या है। वैसे फिर से ये मिटता क्यों नहीं है?
करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 पॉज करके ट्राई करेंगे, ठीक है। अब जिन्होंने ये सारा टॉपिक्स पढ़ रखा है अपने स्कूल में या किसी भी कोचिंग में, तो तुम लोग फटाफट बना सकते हो, ठीक है। वीडियो को जहाँ पॉज करने का ज़रूरत है पॉज करो, जहाँ वीडियो को स्किप करने का ज़रूरत पड़े स्किप करो। स्मार्टली वर्क करो, ठीक है, हार्ड वर्क मत करो, स्मार्टली वर्क करो। जैसे अभी तक जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाया उनमें से अगर आपको सारा टॉपिक्स आता था तो आप स्किप करके डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ सकते थे, ठीक है। इस तरह से पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं कि जो भी पढ़ाया जा रहा है सब कुछ पढ़ो। आपको ये भी समझना है क्या छोड़ना है। अगर आपको वो सब पहले से आता था तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन पे जंप करो, क्वेश्चन को ट्राई करो। हाँ, क्वेश्चन को पॉज करके ज़रूर ट्राई किया करो। जब तक क्वेश्चन ना बने तब तक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन बन जाए, नहीं बने, लास्ट अटेम्प्ट ले लो अपना, 5 से 10 मिनट जो भी टाइम लगे, तब रिज्यूम करो, तब इसका सॉल्यूशन देखो, तब कुछ तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। ऐसे तो कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 को तो हम डायरेक्टली भी बना सकते हैं। डायरेक्टली किस तरह बनाएंगे वो बाद में बताएंगे, पहले इसका पूरा प्रोसेस देख लो किस तरह से बनाना है। स्कूल एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चन तुमसे पूछे तो किस तरह से बनाओगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास और एक ऑब्जेक्ट ये इधर रख देते हैं। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट गिवन है। अगर ये मास m1 है, इसे मास m2 दे देते हैं और इनके बीच में, इनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दे देते हैं r। कैसे चेंज होगा अगर हम इस डिस्टेंस को हाफ कर देंगे। आपको पता है ये पहले डिस्टेंस है, अभी हम इसको घटा देते हैं तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। आपको पता है जब भी डिस्टेंस को कम करते हैं तो फोर्स बढ़ जाता है, दूर ले जाएंगे फोर्स कम हो जाएगा। तो ये पूछा जा रहा है, मान लो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकल कर आ रहा है G m1 m2 अपॉन r²। ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस केस में आ रहा है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। दिस इज केस 1। केस 2 देख लो। केस 2 में हमसे कह रहा है कि आप इस डिस्टेंस को रिड्यूस कर दो हाफ, डिस्टेंस को आधा कर दो। तो आधा करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, दोनों पास आ जाएगा। दोनों के बीच में सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा r/2, क्योंकि हाफ कर दे रहे हैं हम डिस्टेंस को, ठीक है। पहले r था, अभी r/2। ये है m1 और ये है m2। इस केस में अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे तो G m1 m2, क्योंकि मास तो चेंज नहीं हो रहा है ना, उसी ऑब्जेक्ट को हम शिफ्ट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन चेंज हो रहा है, ये हो गया r/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा G m1 m2, 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला आएगा, दिस इज 4 डिवाइडेड बाई r²। तो इस पूरे फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं 4 × G m1 m2 बाई r²। अब ध्यान से देखो इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 में G m1 m2 बाई r² क्या है, Fg है। अगर ये हम फोर्स पहले के टाइम का मान लें और अभी के टाइम का फोर्स को हम F' मान लें, अभी के टाइम के ग्रेविटेशनल फोर्स को जब से रिड्यूस किया गया डिस्टेंस को, तब का फोर्स हम F' मान लेते हैं। तो फोर्स ऑफ न्यू सिस्टम, मतलब अभी का फोर्स, न्यू फोर्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ये वैल्यू किसके बराबर, Fg के बराबर, Fg के बराबर। तो हम कह सकते हैं दैट, कहाँ लिखे, यहाँ लिख रहे हैं, कह सकते हैं दैट Fg' न्यू फोर्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल फोर्स। 4 गुना बढ़ जाएगा फोर्स। देखो फोर्स बढ़ ही जाएगा ना, तुम डिस्टेंस कम कर रहे हो, फोर्स कम हो जाए, फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इन्वर्स स्क्वायर लॉ, डिस्टेंस कम करोगे फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स घटेगा, इस तरह से। अब इसको शॉर्ट में किस तरह से किया जाए, तो शॉर्ट तरीका देखो। वी नो दैट Fg ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 to the 4, 4 ऊपर चला जाएगा, मतलब Fg कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरह डायरेक्टली कर सकते हैं अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कंपटीशन में ये पूछे तो। लेकिन स्कूल एग्जामिनेशन में ये इस तरह से पूरा कंप्लीट करके दिखाना पड़ेगा तुमको। क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। ये क्वेश्चन अब हम आ गए हैं थोड़ा एडवांस लेवल पे, ठीक है। मॉडरेट और बेसिक लेवल खत्म हो गया यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 4 पॉज करो, ट्राई करो। देखो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जब मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था इक्विलिब्रियम सिचुएशन निकाला था। 2 चार्जेस के बीच में तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखा जाए, 2 चार्जेस के बीच में लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस पे कहाँ पे तीसरे चार्ज को रखा जाए कि पूरा का पूरा चार्ज इक्विलिब्रियम में हो या थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। उस टाइप का क्वेश्चन कराया था मैंने। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन ये है,
ठीक है। देखो ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जो कॉन्सेप्ट आपका ग्रेविटेशन में है वही सेम कॉन्सेप्ट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काम करता है। कुछ चीज़ें चेंज कर जाती है, जैसे मीडियम के चेंज करने से फोर्स चेंज कर जाता है और वहाँ पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है, तो ये सब बातें थोड़ा चेंज हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे ये दो चार्जेस ये जो मासेस हैं हमारे पास, एक मास m दूसरा मास 4m, दोनों को सेपरेट किया गया है 2 मीटर की डिस्टेंस पे। वेयर शुड वी कीप अ थर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ऑन द लाइन जॉइनिंग टू मासेस, ठीक है। थर्ड मास को लाइन जॉइनिंग द टू मासेस पे कहाँ पर रखें? अब लाइन जॉइनिंग द टू मासेस में तो ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, मतलब ये पोजीशन और एक ये पोजीशन, एक तो मास m के बाहर, एक मास 2m के बाहर और एक इन दोनों के बीच में, 3 पोजीशन है हमारे पास। तो इस मास m को कहाँ रखोगे? यहाँ पे रखोगे इसके नज़दीक, यहाँ पे बाहर में रखोगे इसके नज़दीक, या इन दोनों के बीच में रखोगे? और इन दोनों के बीच में रखोगे तो कहाँ पे रखोगे? इसके नज़दीक या इसके नज़दीक रखोगे? ये चीज़ है। सो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू फर्स्ट एंड सेकेंड ऑन m बिकम्स 0। नेट फोर्स m पे, नेट फोर्स जो थर्ड मास है हमारा m, इस पे 0 होना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो देखो समझो इसको कैसे करेंगे। मान लो हम इस मास m को लाइन जॉइनिंग द टू मासेस के बाहर रखते हैं और 4m के पास रखते हैं। मान लो ये हम रखते हैं ये मास को, इसका मास है कैपिटल M, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखते हैं थर्ड मास को। तो क्या यहाँ पे कभी ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा? चेक कर लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट को ये मास m अपनी तरफ खींचेगा, हमेशा अट्रैक्टिव होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये इसे अपनी तरफ खींचेगा विद अ फोर्स Fg, ठीक है, सॉरी विद अ फोर्स F, फोर्स ड्यू टू 1, ठीक है। फर्स्ट मास के कारण F1, फोर्स ड्यू टू 1 इस पे लगा, इसके कारण, तो ये ऑब्जेक्ट भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा हमेशा, तो ये भी इसे अपनी तरफ खींचा, इसे ले लेते हैं इस तरह से, ये भी इसे अपनी तरफ खींचा, इसे ले लेंगे फोर्स ड्यू टू सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो दोनों फोर्सेस तो एक ही डायरेक्शन में, वेक्टर पढ़े हो ना, वेक्टर पढ़ कर आ रहे हो ना, दो फोर्स अ वेक्टर क्वांटिटी, दो फोर्स एक डायरेक्शन में होता है तो ऐड करते हैं, दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब दोनों फोर्सेस यहाँ पे ध्यान से देखो, दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, ऐड हो जाएगा, कभी भी 0 नहीं होगा। दो ऑब्जेक्ट, दो फोर्सेस को ऐड कर रहे हो, कभी 0 होगा क्या? कभी नहीं। तो ये तो पोजीशन पॉसिबल नहीं है, दिस पोजीशन इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड पोजीशन चेक करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम इसके पास रखते हैं बाहर में, ये रखें ऑब्जेक्ट, इसको सेंटर यहाँ पे, इसका मास कैपिटल M। अब ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे मान लो इसका सेंटर है, अट्रैक्ट किया फोर्स ड्यू टू 1, ये ऑब्जेक्ट भी इसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, फोर्स ड्यू टू 2। अब देखो दोनों फोर्स यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी ये भी पोजीशन पॉसिबल नहीं है। नेट फोर्स 0 होना चाहिए, फोर्स ऑन M ड्यू टू फर्स्ट एंड सेकेंड ऑन M बिकम्स 0। 0 होने के लिए दोनों फोर्सेस को अपोजिट होना पड़ेगा, अपोजिट होगा तभी कैंसिल कर सकता है, तभी 0 हो सकता है, तो ये पोजीशन भी पॉसिबल नहीं है। एक लास्ट पोजीशन बच गया बीच में। अब बीच में रखोगे तो इसके पास रखोगे या इसके पास रखोगे, किसके नज़दीक होना चाहिए बीच में? इस तरह से सोचो, अगर हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे, तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा ना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, दोनोनों फोर्सेस अपोजिट हुआ, लेकिन दोनों फोर्सेस में से किस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा। ये ऑब्जेक्ट M है, ये स्मॉल m, इसका मान लो मास है 4m, हाँ 4m गिवन है, तो ये तो बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, ये ज़्यादा फोर्स से खींचेगा इसे अपनी तरफ, तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा और इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो दोनों तो अलग अलग हो जाएगा, तो इसका फोर्स ज़्यादा होगा और इसका फोर्स कम होगा। तो इसके फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को इसके पास रखना पड़ेगा, तभी ये इसे खींच पाएगा। अगर इसे रखोगे तो पूरा खींच कर अपनी तरफ कर देगा, तो इससे थोड़ा दूर रखेंगे, इसके नज़दीक रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखेंगे, इसके नज़दीक रखेंगे। मान लो हम इस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट से ये डिस्टेंस मान लो हम इधर से मेज़र कर रहे हैं, ये ऑरिजिन है हमारा, मान लो ये ऑरिजिन है O, इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक हम मेज़र कर रहे हैं 2 मीटर्स, ठीक है। ऑरिजिन पे भी ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू भी मिल सकता है। ये ऑरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है इन दोनों के बीच डिस्टेंस। हम यहाँ से इस डिस्टेंस को, यहाँ तक का डिस्टेंस को मान लेंगे x, ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा ये 2 मीटर्स छोड़ दो, इसे मान लो कि ये है
वैल्यू रख देंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जनरल वैल्यूज़ लेकर समझा रहे हैं। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है y फ्रॉम हेयर टू हेयर ये, और इस वैल्यू को हम यहाँ से मेज़र कर रहे हैं y। हम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू ले रहे हैं x, तो बच गया ये डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या होगा, जब ये वैल्यू x है और ये पूरा वैल्यू y है तो हम क्या करेंगे y माइनस एक्स। देखो ये पूरा y में x माइनस कर दो तो y माइनस एक्स डिस्टेंस हो गया। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास है कैपिटल M, समझो ध्यान से समझो, इसका मास है कैपिटल M, इस कैपिटल M को हम इस ऑब्जेक्ट से x डिस्टेंस दूरी पे रख रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट से y माइनस एक्स डिस्टेंस दूरी पे रख रहे हैं, और सारे डिस्टेंसेस को हम यहाँ से मेज़र कर रहे हैं या तो यहाँ से मेज़र कर रहे हैं। ये जो y डिस्टेंस है हम इसको यहाँ से मेज़र कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक y है, ये x यहाँ से यहाँ तक x है, ये y माइनस एक्स यहाँ से यहाँ तक y माइनस एक्स है। क्लियर है यहाँ? अब और लगाते हैं क्वेश्चन का फॉर्मूला है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना है हमें, उसी फॉर्मूले को लगाना है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि दोनों के बीच में फोर्स जीरो होगा, बिकम्स जीरो। जीरो कब होगा, जब ये इस पे देखो, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट इधर फोर्स लगाएगा और सेकंड ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ खींचेगा ना, दोनों का एरो बराबर बनाना क्योंकि इक्वल फोर्स लगेगा तभी कैंसिल होगा। F2 इधर खींचेगा इसे, ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इधर खींचेगा। अब F1 है और F2 है, दोनों अपोजिट है, कैंसिल हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फोर्स जीरो होने के लिए F1 और F2 को होना पड़ेगा बराबर। अगर हम चाहते हैं ये फोर्स जीरो हो, हम क्या चाहते हैं, जीरो फोर्स चाहते हैं, तो F1 और F2 को होना पड़ेगा बराबर। F1 क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू फर्स्ट, मतलब G M1 है ये इंटू M2 है ये, ठीक है, मतलब स्मॉल m और कैपिटल M डिवाइडेड बाई दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, इन दोनों के बीच में x स्क्वायर इज इक्वल टू G। अब इन दोनों के बीच में फोर्स F2, इन दोनों के बीच में फोर्स बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट F2 फोर्स ड्यू टू 2, तो ये हो जाएगा G स्मॉल ये m ये मास इंटू इसका मास 4m M1 M2 डिवाइडेड बाई दिस स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का स्क्वायर y माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो G से G कट गया, M से M कट गया, स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, यहाँ पे आ गया 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, y माइनस एक्स इधर ले आएंगे डिवाइडेड बाई x इधर ले आएंगे, ये स्क्वायर में यहाँ पे, ये स्क्वायर में यहाँ पे इज इक्वल टू 4, यहाँ से y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यहाँ से y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू, स्क्वायर उधर ले जाओ, स्क्वायर रूट हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर रूट 2, मतलब यहाँ से y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, यहाँ से y इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स, सो y इज इक्वल टू 3x। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x का वैल्यू। हम यहाँ से देख लेते हैं कितनी दूरी पे है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट से कितना दूरी पे है, x दूरी पे। x का वैल्यू क्या आएगा, तो x का वैल्यू आएगा y डिवाइडेड बाई 3, x का वैल्यू आएगा y डिवाइडेड बाई 3। देखो x y डिवाइडेड बाई 3, अगर ये पूरा 30 मीटर्स है तो 30 बाई 3 कितना आया, 10 मीटर, मतलब इसके पास होना चाहिए, इसके पास होना चाहिए। ये स्मॉलर ऑब्जेक्ट के क्लोज रखा जाएगा तब इसका फोर्स जीरो आएगा, नेट फोर्स। देखो वही काम हम कर रहे थे, हम कॉन्सेप्ट से लेकर आ रहे थे कि यहाँ पे फोर्स इसके नज़दीक रहेगा, बट यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल वैल्यू भी हमें ये बता रहा है कि ये जो तीसरा ऑब्जेक्ट है इसे छोटे ऑब्जेक्ट के पास रखना पड़ेगा। हम तो इसे कॉन्सेप्ट वाइज समझ चुके थे कि इसे बड़े ऑब्जेक्ट के पास रखा जाए या छोटे ऑब्जेक्ट के पास रखा जाए। हमने समझा कि अगर बड़े ऑब्जेक्ट के पास रखेंगे तो ये बड़ा ऑब्जेक्ट तो इसको अपनी तरफ खींच लेगा ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, छोटे ऑब्जेक्ट्स के तरफ रखेंगे, पास रखेंगे, ताकि इसके कारण जो फोर्स होगा ये इसका फोर्स उसके कैंसिल कर सकता है, उसके कंपैरिजन में आ सकता है। समझ आया? तो x हो जाएगा y बाई 3। अगर तुमसे पूछे कि इससे कितना दूरी पे है तो ये निकालो, y माइनस एक्स निकाल लो, y माइनस एक्स से निकालेंगे, x का वैल्यू तुम्हें पता है y है y, तो x माइनस वाई वहाँ से, y माइनस एक्स वहाँ से निकाल लो। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो डिस्टेंस है x, ये कहाँ से मेजर कर रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सो फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जेक्ट द थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ y बाई 3 सो दैट द नेट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द थर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ मास m बिकम्स 0। कॉपी करो। समझ आया? मज़ा आया? इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव लेवल में। अब डायरेक्टली आपको यहाँ पे ये समझना है, अब कंपटीशन में एग्जाम ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे पूरा, ये काम पूरा आपको नहीं करना है। करना क्या है, आपको समझ जाना है बाहर में कहीं पे भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। कहाँ पे होगा, समवेयर इन द
सेंटर, समवेयर एट द सेंटर, सब बीच में कहीं पे होगा, लेकिन बीच में कहाँ पे होगा, छोटे मास के पास होगा, छोटा ऑब्जेक्ट के पास में रखा जाएगा तब वो 0 होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझना है, इसे रट लो अच्छे से। बीच में छोटे ऑब्जेक्ट के पास रखेंगे तो नेट फोर्स 0 आएगा। कितने डिस्टेंस पे आएगा, फटाक से वैल्यू रखो, कैलकुलेट कर दो। ये देखो उतना भी टफ नहीं है कैलकुलेट करना, तुरंत कर लोगे, सारा वैल्यूज कैंसिल हो जाता है। कॉपी करेंगे, पॉज करके कॉपी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि दो मासेस है M1 और M2। जब इस मास को एक किसी डिस्टेंस पे रखा जाता है तो इसके बीच फोर्स निकल कर आता है 190 न्यूटन, 190 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स आता है इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स 380 न्यूटन करने के लिए हमें इन दोनों ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना घटाना होगा या कितना बढ़ाना होगा, ये आपको बताना है। दोनों ऑब्जेक्ट को किस डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा फोर्स 380 बनाने के लिए। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। फोर्स बढ़ रहा है मतलब डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए दोनों के बीच। डिस्टेंस कम होगा तभी तो फोर्स बढ़ेगा, मतलब दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस को करना है रिड्यूस, क्योंकि फोर्स बढ़ाना है, हम इतना फोर्स हमें चाहिए। अभी फोर्स इतना है दोनों के बीच में 190 न्यूटन, हमें चाहिए 380 न्यूटन। तो दोनों फोर्सेस के बीच में, दोनों मासेस के बीच में हमें डिस्टेंस को करना पड़ेगा रिड्यूस। हमें बताना है कि ये कितना डिस्टेंस होगा, रिड्यूस करके कितने डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। तो देखो किस तरह करेंगे। मान लो कि ये डिस्टेंस हो गया है x डैश, ये डिस्टेंस हो गया है x डैश, हमें x डैश का वैल्यू चाहिए। तो फर्स्ट केस से जो Fg है दैट इज इक्वल टू 119 न्यूटन, और Fg का वैल्यू G m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 190 न्यूटन, यही तो है ना। अब दोनों सेम ऑब्जेक्ट्स है, अब दोनों सेम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कम कर रहे हैं। अब कितना कम किया जाए उसको निकालने के लिए आगे देखो, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब न्यू केस, अब फोर्स Fg, F डैश मान लो इसे न्यू फोर्स, ये हो गया 380 न्यूटन। क्या करना होगा, G m1 m2 अपॉन, दोनों के बीच डिस्टेंस देखो x डैश है, कितना आएगा फोर्स 380 न्यूटन, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 1 एंड 2, डिवाइडिंग 1 एंड 2। अब दोनों को जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा G m1 m2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे G m1 m2 डिवाइडेड बाई एक्स डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 190 डिवाइडेड बाई 380, 0 से 0 कट गया, 19 2 टाइम्स में कट गया, यहाँ से G कट जाएगा, m1 m2 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, ये बच जाएगा, देखो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ये आ जाएगा x डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। हमें क्या वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए x डैश का वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या इसे ये लिख सकते हैं, x डैश बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, दैट इज x डैश बाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/2 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे x डैश बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 का वैल्यू तो 1 ही होता है। तो यहाँ पे हमें x डैश का वैल्यू चाहिए, तो x डैश इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। मतलब पहले जो वैल्यू है उस वैल्यू को √2 से डिवाइड कर दोगे, इतना फोर्स निकल आएगा। ठीक है, मतलब द टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। ठीक है, तब जाकर फोर्स होगा 380 न्यूटन। तो ये कुछ बेस्ट क्वेश्चंस थे, लास्ट के 2 क्वेश्चंस, ये 2 क्वेश्चंस हैं NTSC ओलंपियाड। ठीक है, ये सब में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, अपने प्रैक्टिस से अपने क्वेश्चंस को, अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करोगे। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक रह गया है हमारा सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस बात को हम ऐसे ही समझा देते हैं तुम लोगों को। अपने NCERT में देखना तो वहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है क्या यूज़ है, क्या सिग्निफिकेंस है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ULG का। देखो पहला सिग्निफिकेंस तो ये है, ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये हमें बॉन्डेड रखता है अर्थ के सरफेस पे, है ना। हम जब चल पाते हैं या फिर हम बॉन्डेड हैं अर्थ पे तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण, ग्रेविटी के कारण। ठीक है, दूसरा चीज़ ये जो प्लैनेटरी मोशंस होता है ना, अर्थ के चारों तरफ जो मून रिवॉल्व कर रहा है या सन के चारों तरफ जो अर्थ या प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम में, दैट इज़ ऑल ड्यू टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटी नहीं होगा तो प्लैनेट्स इस तरह रिवॉल्व नहीं करेंगे। या फिर तुम इस तरह समझो कि जो हम नेचुरल जो सैटेलाइट्स, जो मैन मेड सैटेलाइट्स होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स,
अर्थ के चारों तरफ जो घूमते होते हैं, तो उन सारे सैटेलाइट्स को घुमाने के लिए चारों तरफ क्या ज़रूरत है, क्यों घूम रहा है वो, दैट सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग ड्यू टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी के कारण घूम रहा है। अगर ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटी हट जाएगा तो वो गोल गोल नहीं घूमेगा, अर्थ के चारों तरफ चक्कर नहीं काटेगा, वो सीधा किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये हो गया इसका सिग्निफिकेंस। और एक सिग्निफिकेंस है टाइड्स, टाइड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो मान लो ये अर्थ है, दिस इज़ आवर अर्थ, और इस अर्थ के चारों तरफ है मून। ऐसे टाइड्स दोनों मून और सन के कारण भी होता है, ठीक है। जो टाइड्स होता है, अर्थ के ऊपर जो लहरें उठती हैं समुद्र में, ठीक है, तो वो जो है वो सन और मून का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कारण उठता है। बट हम सिर्फ सन के केस में समझते हैं, क्योंकि हमारे बुक में मून के केस में समझते हैं, क्योंकि बुक में सिर्फ और सिर्फ मून के केस में ही बताया गया है। ये है मून का ऑर्बिट, ये अर्थ, और ये मून का ऑर्बिट, ये है हमारा नेचुरल सैटेलाइट मून। देखो जब मून जाता है इस तरह से रिवॉल्व करता है, तो मून जिधर जिधर जाएगा, इन दोनों के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशन फोर्स है। मान लो यहाँ पे अर्थ इज फिल्ड विथ वाटर, 3/4 ऑफ द अर्थ इज फिल्ड विथ वाटर। तो मान लो यहाँ पे वाटर है, तो ये वाटर इस मून के अट्रैक्शन से थोड़ा ऊपर उठ जाता है इस तरह, तो हमें यहाँ पे टाइड दिखता है, ठीक है। ये अट्रैक्ट करेगा मून इस अर्थ को, अर्थ तो इसकी तरफ नहीं जाता, गोल गोल घूमता रहता है, तो अट्रैक्शन के कारण ये टाइड ऊपर उठ जाता है। सिमिलरली जब ये मून इधर आता है रिवॉल्व करता हुआ, कहीं पे भी जाएगा, तभी अब ये टाइड खत्म हो जाएगा, ये टाइड खत्म हो जाएगा, अब ये इधर आ जाएगा, तो इधर का टाइड, इधर का वाटर ऊपर उठ जाएगा अट्रैक्शन के कारण। ये वाटर्स को अट्रैक्ट करता है अट्रैक्शन के कारण, तो ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे लो टाइड दिखेगा और यहाँ पे हाई टाइड दिखेगा। उसी तरह जब मून यहाँ से यहाँ आता है, तो ये टाइड हट जाएगा, फिर यहाँ से टाइड उठ जाएगा, ठीक है। ये जो मून यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा लो टाइड, क्योंकि यहाँ टाइड हट गया, सारा का सारा पानी सिकुड़ कर इधर आ जाएगा ना, तो यहाँ पे कुछ पानी होगा नहीं, तो लो टाइड और ये हाई टाइड। इस तरह से टाइड्स का फॉर्मेशन होता है। एंड देयर आर वेरियस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यू हैव टू लर्न ओनली 2 to 3 सिग्निफिकेंस, जो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। पहला दे देना सैटेलाइट्स का, दूसरा दे देना मोशन ऑफ ऑल द प्लैनेट्स अराउंड द सन, एंड तीसरा दे देना द टाइड्स, जो अर्थ पे टाइड्स बन रहा है, दैट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ दिस मून एंड सन, दोनों रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, ख़त्म करते हैं ये लेक्चर को। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा, मज़ा आया होगा, और अगर आपको सच में कॉन्सेप्ट समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर हम लाने वाले हैं, देखते हैं कौन सा लेक्चर है इसके अंदर। अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, आज तो बस मुझे समझाना था ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। इसके अंदर देखते हैं कितने पार्ट्स और बनेंगे, उस बेसिस पे हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।